गुड वाइन नीड्स नो बुश, एमसीक्यू नंबर 1। अब यहाँ पे नो जो होता है आपका, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ, कहीं पे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, कहीं पे ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमें ये देखना है। अब इससे फैसला कैसे होता है, अगर ये काउंटेबल नाउन से पहले लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ये एडजेक्टिव ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बुश इज अ काउंटेबल नाउन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। दिस इज एन इल विंड दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड, द अंडरलाइन वर्ड इज जी। यहाँ पे क्या आंसर होगा, यू कैन राइट योर आंसर जल्दी जल्दी से अगर आप लिखें। दिस इज एन इल विंड दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड। अब यहाँ पे एनी जो है, यहाँ पे दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी को शो करता है, डिग्री को शो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। एनी जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है। व्हेन यू से एनी वाटर तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एनी बुक कहते हैं, एनी स्टूडेंट्स कहते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो आपने ये देखना होता है कि ये जो एडजेक्टिव है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जिसको मॉडिफाई कर रहा है अगर वो काउंटेबल है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। इनडेफिनिट बहुत सारे ऐसे हैं, इनडेफिनिट भी, इंट्रागेटिव भी, ऐसे वर्ड्स हैं जो एक ही वर्ड होता है वो डिफरेंट तरह से फंक्शन कर रहा होता है, डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव्स के तौर पर। ठीक है, तो एनी यहाँ पे आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम। ऑन और वेरी जो होता है, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इसे हम कहते हैं। वेरी, वेरी एक तो एडवर्ब भी होता है, जब आप कहते हैं वेरी स्लो या वेरी स्मार्ट, सो दैट इज एडवर्ब बेसिकली। लेकिन जब आप नाउन से पहले, आप नाउन से पहले जब वेरी को यूज करते हैं या ऑन को यूज करते हैं तो वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, दिस इज द वेरी बुक दैट आई नीड। वेरी बुक का मतलब है बिल्कुल वही बुक। ठीक है, तो ये आपका नाउन से पहले जब वेरी लगेगा तो ये कौन सा एडजेक्टिव होता है, दिस इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज। जी, इटसेल्फ जो सेल्फ फॉर्म होती है, ये प्रोनाउन की टाइप से अभी, जो सेल्फ फॉर्म होती है आपकी, ये आपकी हो सकती है रिफ्लेक्सिव हो सकती है या एम्फेटिक प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं एम्फेटिक को। तो ये आपका लाइक रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है, इसका फैसला किससे होगा, सिंपली अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन कर रहा है, दो तीन चीजें होती हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन करता है। ठीक है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी बात है, रिफ्लेक्सिव को अगर हम हटा दें तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका सेंस नहीं बनेगी सेंटेंस की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम अगर हटा दें तो। ठीक है, अब यहाँ पे जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है उसको अगर आप रिमूव भी कर देंगे, बिकॉज दैट इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ओनली, वो एम्फेसाइज करने के लिए होता है, उसको हटा भी देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो द टाउन इज नॉट वेरी लार्ज, द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, दोनों का एक ही मतलब बनता है। दैट मीन्स कि ये वाला जो इटसेल्फ है ये आपका एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये एम्फेटिक होगा। वो किस तरह से होता है, जैसे मैं कहता हूं ही किल्ड हिमसेल्फ, और अब देखिए जरा, अब यहां पे क्या है, ये यही ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हटा देंगे तो सेंस चला जाएगा। ठीक है, और कोई और ऑब्जेक्ट भी नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है, उसने मार दिया किसको, अपने आप को। एक्शन जो होता है रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट की तरफ, वही सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सेल्फ फॉर्म आपकी इस तरह से रिफ्लेक्सिव होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट वन, शी टॉक्स लाइक शी नोज एवरीथिंग। अब ये क्लॉज है, ये कौन सी क्लॉज है, ये हमें देखना है। जी कौन सी है, राइट योर आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए, जो भी आपकी क्लॉज व्हेन वेयर व्हाई हाउ का आंसर करती है वो आपकी एडवर्ब क्लॉज। क्लॉजेस के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि वो आंसर किस चीज का कर रही है। शी टॉक्स, वो बात करती है किस तरह से, हाउ, लाइक शी नोज एवरीथिंग। सो दिस इज एन एडवर्ब क्लॉज। और ये कौन सी वाली है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, जी अल्फा ऑप्शन है, मैनर है।
जो हाउ को आंसर करती है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर होती है। ठीक है, ये क्लॉज की टाइप्स, क्लॉज की टाइप्स भी आपको आनी चाहिए, एडवर्ब क्लॉज की टाइप्स भी आपको आनी चाहिए, इसके आने के काफी चांसेस हैं। ठीक, नेक्स्ट, वी एक्सरसाइज डेली रेगुलरली सो दैट वी मे, जी अब यहां पे ये क्या है, कौन बताएगा, राइट योर आंसर। सो दैट वाली क्लॉज कौन सी होती है? डेल्टा, आमना कह रही है, आकाशा कह रही है डेल्टा है। एडवर्ब क्लॉज जी, सो भी होता है, सो दैट भी होता है, ये आपकी इन ऑर्डर दैट भी होता है, ये आपका किसको शो करता है, ये पर्पस को शो करता है। ठीक है, तो ये आपका है कौन सा वाला ऑप्शन, डेल्टा है। ये भी देखिएगा कि आप लोगों को कितने सही हुए हैं, क्योंकि जितने आज आपके सही हुए हैं ऑल मोर अले सही परसेंटेज आपकी वहां पे भी होगी। ओके, इवन दो शी वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड होमवर्क, अगेन ये कौन सी है, दो से, इवन दो से, ऑल दो से, इन तीन वर्ड से शुरू होने वाली जो क्लॉज होती है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन होती है, जो अपोजिट रिजल्ट या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को शो करती है, कंट्रास्ट को शो करती है या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को शो करती है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। तो ये बीटा होगा। एक सेकंड, किसी एक को तो एंटर कर लूं, एडमिट ऑल कैसे करूं भाई। अच्छा, अच्छा, अब क्या है जी, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आते हैं। अफीफा एंड अब्दुल बासित, ये अफीफा इसको बंद कर दें आप प्लीज वीडियो को। ओके, नेक्स्ट वन, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जिसमें आपने ये देखना है कि ये आपका जो, ये आपको पूरा नजर आ रहा है क्वेश्चन की नहीं नजर आ रहा, कोई बॉक्स सा बना हुआ ऊपर नजर तो नहीं आ, शो तो नहीं हो रहा आप लोगों को? मेरे सामने कोई चीज, कोई बॉक्स सा आ रहा है लाइक, एक सेकंड किधर गया। अच्छा, दे इलेक्टेड हिम, अब ये क्या होगा? अच्छा, ये आपका, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, आपको ये इससे फैसला कैसे होगा, मैं एक दफा समझाता हूँ, तीन चार क्वेश्चन है सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ये आपका वर्ब है, अब इसके आगे दो चीजें हैं, एक हिम है, दूसरा है प्रेसिडेंट। ठीक हो गया, अब ये भी और ये भी, ये जो दो हैं, ये एक आपका, या तो ये आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो एक डायरेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, या ऐसे हो सकता है कि ये इनमें से एक आपका ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो दो हैं, इसमें से क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं या एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? आसान तरीका बता देता हूं, आप इन दोनों से पैसिव वॉइस बना के देखें। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक तो इन दोनों से अलग अलग आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इनकी जगह चेंज करके भी आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो अब पहले पैसिव वॉइस बना के देखते हैं, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब बाय देम, ये तो हो सकता है। प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड नहीं बनेगा, अगर हम हिम से शुरू करेंगे तो पैसिव वॉइस बन जाएगा, प्रेसिडेंट से शुरू करेंगे तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका मतलब है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये जिससे पैसिव वॉइस बनता है वो ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाला आपका क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सही है। अच्छा, अब जब एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है। दूसरी बात, अगर हम ये दोनों ऑब्जेक्ट्स होते तो हम इनकी जगह भी चेंज कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही गेव मी आ बुक। अब ये दो वर्ड्स हैं, बुक और मी, इसको चेंज करके मैं बना सकता हूं, ही गेव आ बुक टू मी, ऐसे हो सकता है ना? तो अगर ये आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनकी जगह चेंज होकर भी सेंटेंस बन सकता है। तो दोनों तरह से हम देख सकते हैं, पैसिव वॉइस बना के भी और जगह चेंज करके। तो जब एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है। और अगर दो आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए तो वो बनेगा डाई ट्रांजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट एक ही है तो वो आपका बनेगा मोनो ट्रांजिटिव। ये तो पक्का क्वेश्चन आएगा भाई,
100%। ही बॉट अ न्यू कार yesterday। अब देखिए यहाँ पे बॉट के बाद आ न्यू कार, एक ही ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। yesterday ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट हमेशा होता है एक नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज। याद रखिए ऑब्जेक्ट कोई और एडवर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, तो ही बॉट आ न्यू कार, बस। तो एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, मोनोट्रांजिटिव। नेक्स्ट वन, द कोच डिक्लेयर्ड द मैच अ विक्ट्री। जी ये कौन सा वाला है, राइट योर आंसर। अब मैं देखना चाहता हूं आप लोगों को कितना आता है। राइट योर आंसर, शाबाश, जल्दी करिए, ये कौन सा बनेगा। यहाँ डिक्लेयर्ड कौन सा वाला वर्ब है। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं सी है, कुछ लोग कह रहे हैं, देखो यहाँ पे भी मैच और आ विक्ट्री। मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, विक्ट्री आपका क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड होता है जो ऑब्जेक्ट का मीनिंग कंप्लीट करता है, बेसिकली ये होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको जगह चेंज करो ना, द कोच डिक्लेयर्ड अ विक्ट्री टू द मैच, नहीं बनेगा, सेंस नहीं बनता। तो दैट मींस विक्ट्री आपका दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, विक्ट्री आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये बना कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। बात समझ आ रही है। हिज प्लान ग्रू मोर कॉम्प्लिकेटेड ओवर टाइम। अच्छा ये जो ग्रो होता है, ये आप कौन सा वाला है, ग्रू लिंकिंग है या हेल्पिंग वर्ब है या इंट्रांजिटिव, क्या है। दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। ये वाला कौन सा है। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, ग्रो अगर इन ग्रो अगर इस्तेमाल होता है बढ़ने के सेंस में, तो ये आपका एक्शन वर्ब होता है। ठीक है, फिर या ये ट्रांजिटिव होगा इंट्रांजिटिव होगा, दोनों हो सकते हैं। जब भी ग्रो बढ़ने के सेंस में इस्तेमाल ना हो, ग्रोथ जैसे होती है, तो ये आपका क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा सिंपली। ग्रो का ओरिजिनल मीनिंग है बढ़ना, जैसे एक पौधा है, द प्लांट्स आर ग्रोइंग। तो अब यहां पे ग्रो आपका क्या हो गया, ये बढ़ने के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये आपका बन गया एक्शन वर्ब, ये लिंकिंग नहीं है। अब एक और लेकिन ये इंट्रांजिटिव है। अब मैं अगर बोलता हूं दे आर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो अब अगेन यहां ग्रो बढ़ने के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, पौधे बढ़ते हैं, फसलें बढ़ती हैं, बच्चे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए जब इस्तेमाल करेंगे, तो ये या ट्रांजिटिव होगा इंट्रांजिटिव होगा, वो बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट को देख लिया करें, द प्लांट्स आर ग्रोइंग। अब यहाँ पे ग्रो जो है वो इंट्रांजिटिव है, ही इज ग्रोइंग क्रॉप्स, अब क्रॉप्स ऑब्जेक्ट आ गया तो ट्रांजिटिव है। जब बढ़ने के सेंस में नहीं होगा तो ग्रो आपका क्या होगा, लिंकिंग होगा। नेक्स्ट वन, शी लुक्स टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। लुक जब भी दिखने के सेंस में इस्तेमाल होगा, दिखना एक होता है, देखना एक होता है, दिखना। दिखने के लिए जब भी दिखाई देना, ये समझें, वो टायर्ड दिखाई दिया आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। तो जब आप दिखाई देना कोई एक्शन नहीं होता, दिखाई देना स्टेट होता है, लिंकिंग वर्ब है। देखना, ही वॉज लुकिंग एट मी, ये आपका एक्शन होता है। तो जब भी लुक आपका देखने के लिए इस्तेमाल हो, तो वो आपका क्या है, एक्शन वर्ब है। दिखने के लिए, ये दिखाई देने के लिए इस्तेमाल हो, तो वो आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, और अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट वन, ही सडनली अपीयर्ड ऑन द सीन। अपीयर आपका लिंकिंग भी हो सकता है, अपीयर आपका एक्शन वर्ब भी हो सकता है। और एक्शन जो होता है ना, बेसिकली एक्शन वर्ब के आगे दो टाइप्स होती हैं। एक्शन जो होता है, लाइक दो तरह के, आपको शायद उस तरह से आइडिया ही नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि ये लिंकिंग है या इंट्रांजिटिव है। लिंकिंग और इंट्रांजिटिव का फर्क ही समझ नहीं आ रहा होता, कि लोग लिंकिंग और इंट्रांजिटिव को एक ही समझते हैं। जो एक्शन वर्ब होता है, बेसिकली वर्ब की दो टाइप्स है, यानी वर्ब है सबसे पहले, या ये एक्शन होगा या ये लिंकिंग होगा, लिंकिंग या स्टेटिव होगा। ठीक है, अब एक्शन वर्ब की टाइप है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव।
तो लिंकिंग इंट्रांजिटिव का कोई ताल्लुक नहीं। इंट्रांजिटिव तो एक्शन वर्ब होता है, जिसमें कोई एक्शन हो रहा होता है। लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता। लिंकिंग या स्टेटिव वर्ब से होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए जरा, ही अपीयर्ड ऑन द सीन, वो वहां पे जाहिर हुआ, नमूदार हुआ, सामने आया, ये एक एक्शन है। तो ये आपका लिंकिंग वर्ब नहीं है। जिसने लिंकिंग वर्ब किया है ये गलत है। अपीयर बिल्कुल होता है आपका लिंकिंग वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं। जब भी अपीयर होता है दिखाई देने के सेंस, अपीयर अगेन ये भी दिखने के सेंस में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ही अपीयर्ड वेरी कंफ्यूज्ड या अपसेट, सीम्स के सेंस में इस्तेमाल होता है। उस वक्त ही अपीयर्स अपसेट, ही अपीयर्स अ स्ट्रेंजर, सीम्स दिखाई देना, दिखना, उस वक्त ये अपीयर आपका लिंकिंग होता है। जब आप कहते हैं कि बस, द बस अपीयर्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रोड, ये हो सकता है। या ही अपीयर्ड ऑन द क्राइम सीन, इस तरह से। तो ये तो एक्शन है सामने। एक बंदा खुद नजर आता है, कहीं दिखाई देता है, ये उसकी अपनी यानी वो जाहिर होता है, वो खुद होता है। तो अपीयर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इफ यू आर अपीयरिंग इन द एग्जाम फॉर एग्जाम्पल, तो अपीयर आपका लिंकिंग नहीं होगा, एक्शन वर्ब होगा। नेक्स्ट वन आगे चलते हैं। इस एटीट्यूड टर्न्ड नेगेटिव, टर्न का याद रख लीजिए, ये दो तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे मैंने वो वाले लिखे हुए हैं। टर्न जब भी आपका मुड़ने के सेंस में इस्तेमाल होगा, जैसे आप इधर मुड़ते हैं, उधर लेफ्ट मुड़ेंगे, राइट मुड़ेंगे, या गाड़ी मोड़ेंगे लेफ्ट या राइट, तो वो आपका एक्शन होता है। अगर इसके अलावा जब भी टर्न चेंज के सेंस में इस्तेमाल होगा, तो ये क्या होगा? ये आपका लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। चेंज होना या बिकम, बन जाना। हिज एटीट्यूड बिकेम नेगेटिव है ना बेसिकली, तो ये लिंकिंग वर्ब है यहां पे, एक्शन नहीं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, शी कंसीडर्ड हिम अ जीनियस। अच्छा, ये आपको मैं कुछ कुछ वर्ड्स बता दूं। कंसीडर के बाद, लाइक ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, कंसीडर है, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, चूज है, उसके बाद नेम है, और इस तरह से ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, इनके बाद नॉर्मली हम एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। और ये आपका, अब वही हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं जब हम वो डाई ट्रांजिटिव वाला पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी इनको याद रख दीजिए। अब कंसीडर भी इसी तरह से है। कंसीडर के साथ एक हिम है, एक जीनियस है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इनको चेंज नहीं कर सकते। शी कंसीडर अ जीनियस टू हिम नहीं बन सकता, गलत हो गया। तो इसका मतलब है हिम ऑब्जेक्ट है, जीनियस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सिंपल है। ये आगे चले, कॉम्प्लीमेंट वाला समझ आया आपको? कॉम्प्लीमेंट, ओके 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 ओके, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, ही बिकेम एंग्री आफ्टर द मीटिंग। अच्छा, ओह सॉरी, अब इसमें अंडरलाइन ही नहीं किया हुआ। ये मैं बताता हूँ, ये क्या है, ये वाला सारा बता दे। देखिए, ये आपका बिकेम है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के आगे जो ये जो आता है, जब भी आपका एंग्री, अब आपका एडजेक्टिव है बेसिकली। अब ये आपका, इसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? मैं कहता हूं ही इज आ टीचर, या ही इज ब्रेव, ये आपका हो गया नाउन फ्रेज, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। तो जब भी इज, एम आर, वाज, वर, या कोई भी लिंकिंग वर्ब के बाद ये वाला हिस्सा, जिसको सब्जेक्ट के जरिए, सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब जिसको सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन करता है, ये वाला हिस्सा आपका क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, यानी लिंकिंग वर्ब को एक्शन शो नहीं करता, ये सब्जेक्ट को ज्वाइन करता है इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये हिस्सा जो कि लिंकिंग वर्ब के जरिए से अपने सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, वो आपका क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये आपका कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई नाउन फ्रेज भी हो सकती है। ठीक है, कोई एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती है। ओके, आगे चलते हैं। ही डेयर नॉट फेस मी। अच्छा, डेयर, ओ डेयर जो है आपका, अब ये यहाँ पे ये क्या है? मॉडल वर्ब है। अब डेयर और नीड जो है, जो आपको आ सकते हैं खासकर, ये आपके मॉडल वर्ब भी हो सकते हैं, और ये आपके एक्शन वर्ब, मेन वर्ब भी हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा?
एक बात याद रखनी है आपको, मॉडल के दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मॉडल्स के साथ क्या होता है, नंबर वन, नंबर पहली चीज ये है कि एस ई एस फॉर्म मॉडल की नहीं होती। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, ईडी फॉर्म भी इसकी नहीं होती, तो ये एस वाली फॉर्म नहीं लगी हुई। तीसरी बात, इसके साथ कोई और आप हेल्पिंग वर्ब प्लस मॉडल वर्ब नहीं लिख सकते हम। तो अगर मॉडल वर्ब होगा तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता। और अब यहां पे देख लीजिए, अब डेयर नॉट लिखा हुआ है, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ नॉट के साथ, तो इसका मतलब है ये मॉडल वर्ब है। मैं यूं लिख सकता था, ही डिड नॉट डेयर। अब यहां पे जब, अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि डेयर मॉडल वर्ब नहीं है, इसलिए पता चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब और आ गया तो इसका मतलब है नीड या डेयर जो है वो आपके फिर मेन वर्ब है, मॉडल वर्ब्स नहीं है, क्योंकि दो मॉडल वर्ब्स या एक मॉडल और एक हेल्पिंग वर्ब तो साथ आ ही नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहता हूं ही नीड्स मनी, अब यहां कोई पूछिए आपसे कि ये नीड क्या है, ये मॉडल वर्ब है या नहीं है, तो नीड यहाँ पे नहीं है, कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसके साथ तो एस वाली फॉर्म लगी हुई है। एस वाली फॉर्म तो मॉडल की होती ही नहीं है। ठीक हो गया। कभी आपने सुना कैन के साथ आपने एस लगाया, कैन्स या कुड्स, कभी ऐसे तो नहीं होता ना। तो ये मॉडल वर्ब के ये तीन तरीके के, इससे आपको पता चल जाएगा सेंटेंस में ये तीन से कि ये मॉडल वर्ब है कि नहीं है। आगे चलते हैं, ये वाला, ही हैज कट हिज फिंगर, द अंडरलाइन वर्ब इज अ, ये आपका इरेगुलर वर्ब है, कट जो है। ठीक है, किस तरह से, रेगुलर इरेगुलर वर्ब का फर्क पता होना चाहिए। सिंपल बात ये है, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा के बनती है वो रेगुलर वर्ब होता है। इसके अलावा किसी भी तरीके से जो आपकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है वो आपका क्या होता है, वो आपका इरेगुलर वर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द पेन कॉस्ट मी 20 रुपीज, द टेंस यूज्ड इन द, एक सेकंड, यहाँ कौन सा वाला टेंस है ये, द पेन कॉस्ट मी। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट जो है दिस इज सेकेंड फॉर्म, कॉस्ट की जो दूसरी फॉर्म होती है वो भी कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट ऐसा वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती है, तो ये कॉस्ट 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 होगा। तो ये आपका टेंस कौन सा है, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही हैज बीन इल सिंस यस्टरडे। कुछ लोगों को लगता है कि सिंस के साथ जब सिंस आ गया तो उसको वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर देते हैं, ऐसा नहीं है। सिंस और फॉर आपके, सिंस किसके साथ लग सकता है, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ भी लग सकता है, परफेक्ट के साथ भी लग सकता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी लग सकता है। सिंस के साथ आपने दो तीन टेंसेस नहीं लगाने, कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये चार टेंसेस नहीं लगते हैं सिंस के साथ, बाकी के साथ लग सकता है। तो ये आपका कौन सा टेंस हुआ, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, ये आपका बना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये किसने सही किया है, हैज बीन वाला। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, ही हैड नो मनी। अब हैड को देख के कुछ लोगों को लगता है, हैड को देख के कुछ लोगों को लग रहा होता है कि ये आपका थर्ड, ये आपका परफेक्ट टेंस आ गया। नहीं भाई, हैड अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो परफेक्ट टेंस नहीं होगा, दिस इज सिंपली सेकंड फॉर्म V2। आई हैव नो मनी, ही हैड नो मनी, आई हैव होगा तो फर्स्ट फॉर्म है, हैड होगा तो सेकंड फॉर्म है, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट वन, शी डैश हर होमवर्क व्हेन आई कॉल्ड हर। ओके, इसमें क्या होगा, जब मैंने उसको बोला पास्ट के अंदर, ये शी हैज ऑलरेडी, शी हैड ऑलरेडी, क्या होगा इसमें, राइट योर आंसर। मैं देखूं आपको कुछ समझ है कि नहीं है वैसे। बी सारे लिख रहे, ओके ओके फाइन, ठीक है। जब मैंने उसको बुलाया, लाइक इसी तरह से होता है, पास्ट परफेक्ट लगता ही तभी है जब आपका एक पास्ट का रेफरेंस होगा। जब मैंने उसे बुलाया उससे पहले को वो काम कर चुका था, ये पास्ट है। और इससे पहले जब भी कोई काम होगा टाइम लाइन के ऊपर,
तो आपका वो पास्ट परफेक्ट होगा, तो हैड ऑलरेडी होगा, हैज हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम यहाँ पे हैं, ये पास्ट है, यहाँ पे मैंने उसको बुलाया, उससे पहले वो को कर चुका था। पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि जब पास्ट के अंदर एक एक्शन से पहले या इस टाइम से पहले जब भी कोई चीज कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन। आई डैश इन द सिटी फॉर 5 years बिफोर आई जी। क्या होगा? बिफोर आई मूव टू लाहौर। राइट योर आंसर, जल्दी बताइए। इसका क्या होगा इसका? चार्ली चार्ली चार्ली, सारे चार्ली करे, आकाशा, हाँ, ननाया, चवेरिया, ओके, बहुत लाइक हो गए भाई। आई एम वेरी गुड। बिफोर आई मूव्ड, बिफोर और आफ्टर के साथ अक्सर दूसरे वाली क्लॉज में हम परफेक्ट टेंस ही लगाते हैं, और पास्ट परफेक्ट। आई मूव्ड है ना, तो उससे पहले मैं रह चुका था, फिर वही बात है। मैं जहां लाहौर शिफ्ट हुआ, दिस इज नाउ। मैं जहां लाहौर शिफ्ट हुआ इससे पहले मैं इतना अरसा रह चुका था, तो पास्ट के एक रेफरेंस से पहले जब भी कोई चीज होती है, दैट इज पास्ट परफेक्ट। तो ये अच्छा है, सही किया आप लोगों ने। नेक्स्ट वन। शी डैश ऑलरेडी फिनिश होमवर्क व्हेन आई कॉल्ड। अगेन ये तो हो गया, दोबारा ये हो गया पहले मेरे ख्याल में, शी हैड ऑलरेडी होगा, ये हो चुका है। नेक्स्ट वन। बाय द टाइम ही अराइव्स आई डैश द रिपोर्ट। अब यहां पे हमने ये देखना है, इसको क्या लिखा आप लोग ने, पहले मैं आपसे पूछूं जी। बाय द टाइम, लेट मी सी आप लोग क्या लिखते हैं। इश्मल कह रही है बीटा है, बीटा 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 सिराज, ओके। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये, अब ये पहले, सबसे पहले ये देखा करें कि हम कब की बात कर रहे हैं। बाय द टाइम ही अराइव्स आई डैश, ये बेसिकली हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी हम फ्यूचर की भी बात करते हैं ये है टाइम क्लॉज, तो टाइम क्लॉज प्रेजेंट में ही होती है, बट हमें पता है इस सारे ऑप्शन से कि हम फ्यूचर की बात करें। जब वो आएगा तो मैं अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो इस क्लॉज में, इधर अगर बाय द टाइम है अगली क्लॉज में, कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लगाना। कभी भी आपको, लाइक, फ्यूचर इंडेफिनिट तो बिल्कुल नहीं लग सकता। तो आई, फ्यूचर परफेक्ट लग सकता है, कॉन्टिन्यूस भी लग सकता है, लेकिन फ्यूचर का लगेगा, प्रेजेंट और पास्ट का तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा। ठीक है, तो बाय द टाइम हियर राइट्स आई विल हैव कंप्लीटेड, ओके, गुड। ही ऑलवेज डैश एट हिज डेस्क व्हेन आई अराइव एट द ऑफिस। क्या होगा? इसका क्या होगा? या जब भी मैंने किया हुआ सामने सारे, ये क्या क्या नाम लिखे हुए हैं आप लोगों ने? फातिमा कह रही है बीटा है, ओके, मरियम, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा है भाई। दिस इज अ यूजुअल रूटीन एक्शन, रिपीटेड एक्शन। कोई भी एक्शन जो रिपीट होता है, मैं जब जब भी ऑफिस पहुंचता हूँ वो डेस्क पे होती है, इंतजार कर रही होती है। तो ये आपका लाइक क्या है? ये एक रिपीटेड एक्शन है, और जो रिपीट हो रहा होता है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाइए। हैज बीन क्यों लगाएंगे? हैज बीन नहीं होता। हैज बीन एक ऐसे एक्शन के लिए होता है, लाइक जो कहीं यहां से शुरू होकर अभी तक चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, ही हैज बीन माई कॉलीग फॉर द लास्ट 10 years, वो 10 साल से मेरा, यहां से शुरू करके अब यहां तक आ रहा है। ही हैज बीन इन माई क्लास फॉर द लास्ट 3 years, वो 3 साल से मेरी क्लास में है। ही हैज बीन रिपीटिंग एमडी कैट फॉर द लास्ट 2 years, फिर भी दाखला नहीं हो रहा है। तो जो काम यहां से चल के आगे आ रहा है और अभी तक आ रहा है पास्ट में, इसको हम कहते हैं रिपीटेड एक्शन। के लिए इस तरह से हम नहीं लगाते हैं हैज बीन। ठीक है, सो ही इज ऑलवेज एट हिज डेस्क व्हेन आई अराइव। नेक्स्ट वन। बाय द टाइम वी फिनिश आवर मील द मूवी हैड। अच्छा, अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में अगर ये द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, तो दूसरा हिस्सा किस में आएगा? बाय द टाइम भी सिंपल है। अच्छा, इसमें वैसे दो आ सकते हैं, लेकिन आप एक ही लिखिए, क्योंकि आपके पेपर बनाने वालों को भी कुछ बस मेरे जितना ही पता होता है। अच्छा, तो बाय द टाइम क्या होगा यहाँ पे? फिनिश्ड होगा। बाय द टाइम वी फिनिश द मील द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, बस ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है? आई डैश नॉट सी हर सिंस लास्ट फ्राइडे। तो क्या होगा यहाँ पे? ये तो सिंपल है, आई हैव नॉट सीन हर। आई हैव नॉट बीन सीइंग नहीं होगा, आई हैव नॉट सीन होगा, आई हैड नॉट नहीं होगा, सिंस लास्ट फ्राइडे, हैड नॉट नहीं करना यहाँ पे।
किसी ने हैड नॉट तो नहीं किया हुआ। एक बात याद रखिए, ये हैड हम तब लगाते हैं जब दो क्लॉजेज हो, पहली बात है। एक क्लॉज पास्ट में हो और फिर दूसरी क्लॉज में हम हैड लगाते हैं, हैड परफेक्ट टेंस। या फिर हमें कोई रेफरेंस दिया जाए पास्ट का, जब भी पास्ट का एक सिंपल टाइम मेंशन होता है तो ये इसके साथ आप हैड नहीं लगा सकते, परफेक्ट टेंस लग ही नहीं सकता। आइए क्या होगा, मैंने पिछले फ्राइडे से लेकर अभी तक जब भी कोई चीज प्रेजेंट के साथ लिंक कर जाती है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो पिछले फ्राइडे से, या उससे पिछले फ्राइडे से, या 2019 से अभी तक मैंने उसको नहीं देखा है। तो इसका मतलब है ये बात कहां तक आ रही है, यहां तक। तो जब भी कोई बात यहां तक आएगी, नाउ तक, तो उसके साथ टेंस लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट, याद रखिए। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। When I woke up the sun dash already, ऑलरेडी जो होता है, ऑलरेडी है, येट है, सो फॉर है, ये किसको शो करते हैं? ये आपके प्रेजेंट, ये परफेक्ट टेंस को शो करते हैं, परफेक्ट को। यानी प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम पास्ट की बात करें, जब मैं जागा, तो इधर आगे पास्ट परफेक्ट आएगा। अच्छा, द ऑलरेडी आया है, इसलिए द सन हैड राइजन होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी ना होता तो फिर हम वॉज राइजिंग भी कर सकते थे। जब मैं जागा तो सूरज निकल रहा था या सूरज निकल चुका था, दो ऑप्शंस होते हैं। बट ऑलरेडी आ गया, तो उस वक्त हम ऑलरेडी के साथ इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। दोबारा से वही आ गया, शी डैश स्टडी ऑल द मॉर्निंग व्हेन आई आस्क्ड हर टू। अब क्या होगा, ये ऑल द मॉर्निंग का मतलब है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो शी हैड बीन स्टडीइंग होगा, शी और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ऑल द मॉर्निंग मीन्स थ्रू आउट द मॉर्निंग, फॉर 3-4 आवर्स, या इस तरह से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंस फॉर वाला सेंटेंस ही है, इसके साथ हैड बीन आएगा। ये बात याद रखिए, परफेक्ट टेंस आएगा। अब मैं जरा जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज रहते हैं अभी। नेक्स्ट वन, बाय नेक्स्ट वीक द दे डैश फिनिश द कंस्ट्रक्शन। क्या होगा, दे विल फिनिश नहीं करना, आर फिनिशिंग भी नहीं होगा, फिनिश्ड भी नहीं होगा, दे विल हैव फिनिश्ड होगा। जब भी ऐसे लगाएंगे कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे नहीं लगा देना, सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। एक सेकंड भाई, किसी दो बंदों को एडमिट कर लो। नेक्स्ट वन, आई डैश नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। यार, एक सेकंड में ये, भाई ये जो बंदा है एक कोई, भाई साहब आप, यार ये क्यों आपने, मैं आपको 2-3 दफा आपकी वीडियो ऑफ कर चुका हूँ, मुझे सारे के सारे वो शो होते हैं साइड पे, मुझे ये स्लाइड सामने नहीं आती है। आप अपना कैमरा ना ऑन करें आप, मतलब आप माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, लेकिन प्लीज आप, हमें देखने की जरूरत नहीं है ना, शौक है बिल्कुल भी किसी को भी नहीं है, सबको फिक्र पड़ी है एम्प्टी कैट की। तो आप कैमरा अपना ऑफ रखिए। आई डैश नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम अनटिल यू एक्सप्लेन इट टू मी। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पता चलेगा। राइट योर आंसर, लिखें, क्या लिखा है आपने? CCA, किसी को लगता है सी है, किसी को मुझसे पूछ रहे हैं, बी है, डी है, सारे आगे, कोई रह ही नहीं गया। इसने कहा सी है। देखिए, जब तक आपने मुझे नहीं बताया था तो मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आया था। तो इसके लिए यहाँ पे आपका आई डिड नॉट नहीं होगा। अब ये यूं बनता, लाइक टाइमलाइन का आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। यहाँ पे आपने, हम पास्ट की बात करें, अनटिल यू एक्सप्लेन इट टू मी, आपने मुझे यहाँ पे कहीं एक्सप्लेन किया, इससे पहले मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं था, ये मतलब बनता है ना इस बात का। आप टाइमलाइन के ऊपर अगर टेंसेस को आपको समझ आई ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। लाइक आप देखिए इसका सेंस क्या बनता है। ये पास्ट की कोई बात है, यहाँ पे आपने मुझे पास्ट में समझाई एक बात, उससे पहले मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी। तो इसका मतलब है ये हुआ पास्ट, आई यू एक्सप्लेन्ड इट हियर। इससे पहले कि मैं कोई भी बात करूंगा तो वो परफेक्ट टेंस होगा। आई हैड नॉट अंडरस्टूड द प्रॉब्लम अनटिल यू एक्सप्लेन इट टू मी। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, शी नेवर विजिट अ फॉरेन कंट्री बिफोर लास्ट समर। लास्ट समर से पहले, मैंने अभी आपको बताया कि
जब भी इस तरह से पास्ट का कोई रेफरेंस, ये पास्ट का रेफरेंस आ गया ना, इससे पहले कि जब भी बात करेंगे तो परफेक्ट होगा, शी हैड नेवर विजिटेड। नेक्स्ट वन, कैन यू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टेंसेस हो गया खत्म। आई प्ले द, अब यहां पे आएगा जी, पहले में आएगा आ, ये नहीं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लग गया। हम बात करते हैं क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। जब भी आप एनी के इक्वल लिखना चाहते हैं, आ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मींस एनी, तो यहाँ क्या आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, तो यहाँ आ आएगा, यहाँ दा नहीं लगाना। आई प्ले द पियानो एंड द गिटार, अल्फा वाला सही। ठीक है, नेक्स्ट वन, मिजल्स मम्प्स और बट फ्लू, अच्छा इसमें क्या, अच्छा मम्प्स के साथ भी लगाना था हमने, यहाँ पे ब्लैंक है मम्प्स, दूसरी ब्लैंक जो आपको नहीं मिली होगी कि आप तीन है ना, यहाँ भी ब्लैंक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, मीजल्स के साथ भी दा आएगा, मम्प्स के साथ भी दा आएगा, फ्लू के साथ भी दा आएगा। ठीक हो गया, तीनों के साथ दा आता है। जो दिखने वाली बीमारियां होती है जो सामने नजर आती है, नॉर्मली हम उनके साथ दा लगाते हैं। ठीक है, जो नहीं नजर आती आमतौर पर लाइक कैंसर है जैसे, तो उसके लिए हम कोई भी नहीं लगाते, जीरो आर्टिकल लगाते हैं। और जो सिम्टम टाइप की डिजीजेज होती है ना, जैसे हेडेक हो गया, फीवर हो गया, उसके साथ आ लगता है। नेक्स्ट देखिए, वी वेंट टू डैश न्यूयॉर्क एंड शिकागो बट वी कुड नॉट गो टू वाशिंगटन। ये तीनों, इनमें से कोई भी कंट्री नहीं है। एक बात याद रखिए, इसमें किसी के साथ भी नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन है। आर्टिकल के लिए याद रखिए, किसी जो कॉमन रूल है, बेसिक रूल है, वो क्या है, किसी शहर के साथ, किसी स्टेट के साथ, किसी प्रोविंस के साथ, किसी मुल्क के साथ आमतौर पर हम आर्टिकल नहीं लगाते, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कंट्रीज, जिनका आपको पता है, जिनके साथ यूनाइटेड का वर्ड आता है, जिसमें किंगडम आता है, जो प्लूरल नाम है, इस तरह के जो हैं उनके साथ, वो आपको पता है सारे कौन कौन से हैं, उनके साथ आपको लगाना चाहिए। उसके अलावा हम किसी के साथ नहीं लगाते हैं। लाइक स्टेट को, इवन स्टेट के साथ भी नहीं लगेगा। हाँ, एक सिटी है, एक दुनिया का सिटी है जिसका नाम ही ऐसा है, इसके साथ लगता है द हेग, इसके साथ हम दा लगाते हैं। दुनिया के और किसी शहर के साथ नहीं लगता। ठीक है, और किसी प्रोविंस के साथ भी नहीं लगता। या कुछ लोग कहते हैं पंजाब के साथ लगाना है, नहीं लगाना पंजाब के साथ भी। नेक्स्ट वन, बाय द टाइम वी अराइव दे डैश फॉर द, दे हैड लेफ्ट होगा, जहां पे हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मजीद इसको ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। आई नॉट मीट हिम बिफोर आई ज्वाइन द टीम, उस, जब, बिफोर, ये फिर वही बात आ गई, जब मैंने यहाँ टीम ज्वाइन की उससे पहले पहले मैं नहीं मिला था, तो हैड नॉट मेट। नेक्स्ट वन, बाय द टाइम शी डैश द प्रोजेक्ट वी हैड ऑलरेडी मूव्ड, ये तो हम कितनी दफा, कितने ऐसे क्वेश्चन कर चुके, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे फिनिश्ड आएगा। दे डैश वेट फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर बिफोर इट फाइनली अराइव्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा ख्याल है पास्ट की बात है, तो पास्ट का इधर एक ही टेंस, ये क्योंकि फॉर ओवर एन आवर आ गया, तो वर वेटिंग हम नहीं लगा सकते। यहाँ पे दो टेंसेस लग सकते हैं सिंस फॉर के साथ, या तो हम हैड बीन वेटिंग लगा सकते हैं या हैड वेटेड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ही हैड बीन वेटिंग का है, दूसरा है ही नहीं, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमसे, आई डैश नेवर सी सच ब्यूटीफुल सनसेट बिफोर दैट डे, उस दिन से पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था। फिर वही बात आ गई, ये वो दिन था, इससे पहले पहले कभी भी नहीं देखा था। आई हैड नेवर सी। ठीक है, दैट पास्ट को शो करता है, दिस प्रेजेंट को शो करता है, ये बात याद रखिए। कल मुझे एक स्टूडेंट ने, किसी ने कोई क्वेश्चन भेजा हुआ था टेंसेस का, तो उसके अंदर भी एक बहुत बेसिक चीज थी, जिस बनाने वाले ने बनाया, तो उसको ये समझ नहीं थी, उसने टेंस पास लगाना चाहा और दैट की जगह दिस लगा दिया, तो वो सारा कुछ मिक्सअप हो गया था। खैर, बाय द टाइम ही डैश अराइव वी विल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, बाय वी विल हैव, ये फ्यूचर है, तो जब ये, जब मेन क्लॉज आपकी फ्यूचर परफेक्ट में होती है, तो ये वाली फ्यूचर की बात हम करने के लिए टाइम क्लॉज हमारी प्रेजेंट में आती है। बाय द टाइम टाइम क्लॉज है, तो इसमें हम प्रेजेंट लगाएंगे, विल नहीं लगा सकते कभी भी। टाइम क्लॉज के अंदर विल नहीं लगता। टाइम क्लॉज कौन सी होती है, जो वेन से शुरू होती है, आफ्टर से शुरू होती है, बिफोर से, अनलेस, अनटिल, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज सून एज, ये सारे वर्ड जो टाइम को शो करते हैं, इनसे शुरू होने वाली क्लॉज में कभी भी आपने विल नहीं लगाना। बाय द टाइम ही विल अराइव स्ट्रेट अवे गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, ऑलमोस्ट हमारे 50% हो गए क्वेश्चन। आई डैश एट दिस कंपनी फॉर ओवर अ डेकेड, फॉर ओवर अ डेकेड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, बिफोर आई मूव टू द न्यू सिटी, तो ये आपका क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, आई हैड वर्कड होगा। ठीक है, अगर ये वाला ना होता,
अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, चले अब फिल करिए जरा, क्या आएगा। अब यहाँ पे अगर इस तरह से होगा तो ये प्रेजेंट से लिंक होता है, आई हैव वर्कड होगा, आई वर्क नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम आई हैव वर्क लगाएं फॉर दिस कंपनी फॉर ओवर अ डेकेड। ओके जी, नेक्स्ट वन। द ट्रेन डैश डिपार्ट बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। ये तो बचपन से पढ़ते आए, मेरे स्टेशन में पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ये तो टीचर हमेशा यही पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वन 48। आई डैश फिनिश माई डिनर बाय द टाइम दे कॉल्ड मी फॉर द मीटिंग। आई हैड फिनिश्ड माई डिनर, ये भी सही है। मेरा ख्याल है ये काफी सारे हो गए हैं, लेकिन ये इतना सारी रेपिटेशन ऐसा नहीं है कि ये इंटेंशनल है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अपना पिछला नम्स का पेपर उठा के देख लें, पिछले इस साल के पेपर देख लें, आपका 30 to 40% जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं अभी भी वर्ब के अंदर से ही आना है सारे का सारा। तो इसको बहुत अच्छे से करिए आप लोग। शी डैश स्टडी एट द लाइब्रेरी एवरी डे दिस वीक टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। आप देखते हैं क्या होगा, क्या होगा ये वाला, यहाँ पे क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं आप ये इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्या है, कौन बताएगा इसमें। मैं देखता हूँ कौन सही बताता है। वेरी गुड वेरी गुड, ये सब ने ये बताया, वेरी गुड, सबका गलत है। जो भी आपकी टेम्परेरी रूटीन होती है, ये बात याद रखिए। अब ये गौर से सुन लीजिए, एक ही बार बताऊंगा, दो तीन क्वेश्चन हैं ऐसे। देखिए, रिपीटेड एक्शंस के लिए हम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन रूटीन के लिए या हम हैबिट्स के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन अगर कोई टेम्परेरी है, कोई चीज टेम्परेरी सिचुएशन है, टेम्परेरी रूटीन है, टेम्परेरी हैबिट है, कोई भी चीज है, इसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगता। अब ये देखिए, वो इस हफ्ते अपने एग्जाम्स के लिए लाइब्रेरी जाती है, यानी इसका मतलब है कि ये अभी वो कर रही है, हमेशा ऐसी रूटीन नहीं होती उसकी। तो इसलिए यहाँ पे हम शी स्टडीज नहीं होगा, शी इज स्टडिंग, क्योंकि दिस इज अ टेम्परेरी रूटीन। ठीक है, ये बात समझ आई आपको। रूटीन के लिए, हैबिट्स के लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट। भाई आपको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं आप। आई एम रिमूविंग दिस गाइस, रिमूव। ये अफीफा वाले इससे जो है कोई, खुश रहिए, बाय। ओके, टेम्परेरी रूटीन के लिए, टेम्परेरी हैबिट्स के लिए, टेम्परेरी सिचुएशन के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगता है, ये बात याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं, नंबर 50। ही डैश अबाउट द सेम इशू एवरी डे एंड इट इज बिकमिंग वेरी अनोइंग। अब क्या होगा इसके लिए, बताइए, शाबाश, जल्दी करिए, इसमें क्या आएगा। हाँ, अब ये बहुत सारे लोगों को समझ आ गई है। एक और चीज जिसमें हम लगाते हैं रेपिटेशन, एक और तरह की रेपिटेशन होती है, ये वो रेपिटेशन है, वी कॉल इट अनडिजायर्ड रेपिटेशन। कोई भी ऐसा एक्शन अगर रिपीट हो रहा है जिससे स्पीकर को गुस्सा आता है, स्पीकर एनॉयड होता है, तो आप उसकी सूरत में प्रेजेंट, उस रेपिटेशन के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। नॉर्मली हम रिपीटेड एक्शंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, लेकिन अगर किसी बात पे स्पीकर एनॉयड हो रहा है, ये लिखा हुआ क्लियर कट कि वो बार बार एक इश्यू के बारे में शिकायत करता है, वो बार बार मुझसे पूछते हैं कि रोल नंबर स्लिप्स क्यों नहीं आई, एंड इट्स बिकमिंग वेरी अनोइंग फॉर मी। सो ही इज कंप्लेनिंग अबाउट होगा ऐसी सूरत हाल में। अनडिजायर्ड रेपिटेशन के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं, वी डोंट चूज प्रेजेंट इनडेफिनिट फॉर सच repetitions। ठीक है, नेक्स्ट वन। दे डैश वर्क ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दैट एम्स टू रिड्यूस वेस्ट। दे आर वर्किंग। जब भी कोई नया ट्रेंड होता है, कोई चेंजिंग सिचुएशन होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं, दे आर वर्किंग होगा। नेक्स्ट वन। डैश फॉर 10 years एंड ही हैज नेवर चेंज्ड। आई हैव नोन हिम, जहां पे आएगा आई न्यू नहीं हो सकता, वो कभी भी चेंज, मैं उसे 10 सालों से जानता हूं, यहां से लेकर अब तक जानता हूं, तो इसके लिए हैव नोन होता है। जब भी कोई चीज पास से लेकर अभी तक पहुंच आती है, नाउ तक, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। नेक्स्ट वन। नाउ डेज पीपल डैश यूज मोर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। नाउ डेज जो है, ये भी टेम्परेरी सिचुएशन को शो करता है, कॉन्टिन्यूस टेंस है। नाउ डेज के साथ, नाउ के साथ, एट प्रेजेंट के साथ, दीज डेज के साथ, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं,
इसके साथ आपने क्या लगाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। एट प्रेजेंट, नाउ डेज, दीज डेज, नाउ, एट द मोमेंट, इन सब के साथ आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाना है हमेशा। नेक्स्ट वन, हु ब्रोक दिस चेयर, बाय होम वॉज दिस चेयर ब्रोकन, ये होगा। ओके जी। नेक्स्ट वन, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये कौन सी फ्रेज है, दिस इज एन एडजेक्टिव। prepositional फ्रेज होती है, वो आपकी एडजेक्टिव भी हो सकती है, एडवर्ब भी हो सकती है। वैसे इसके और भी फंक्शंस होते हैं, बट आप दो ही याद रखिए, या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ऐसी सिचुएशन के अंदर तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन ये है कि ये लिखा हुआ है prepositional फ्रेज, इससे पहले एक नाउन लगा हुआ है, पीछे कुछ भी नहीं किया, और स्ट्रेट अवे इसको कुछ भी सोचे समझे बगैर आप इसको एडजेक्टिव फ्रेज कर दें। ठीक है। और अगर ये आपकी इस तरह से एक वर्ब है, उसके बाद यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज आ रही है, सोचे समझे बगैर उसको आप एडवर्ब फ्रेज कर दें। एक सिचुएशन में आपको मुश्किल आएगी, यानी वो क्या होगा कि ये एक नाउन आ रहा है, इधर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ रही है, और इससे पीछे यहाँ पे एक वर्ब भी आ रहा है। अब ये आपकी एडवर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है। कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वन, हैंड्स इन हैंड्स दे सैट क्वाइटली फॉर आवर्स, ये वाली आपकी पॉजिटिव नहीं, ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रेज है। हैंड्स है नाउन, जब भी एक नाउन, यहां पे कॉमा होना चाहिए, नाउन के साथ अगर आपका पार्टिसिपल आए, नाउन प्लस पार्टिसिपल, या नाउन प्लस prepositional फ्रेज, वी कॉल इट एब्सोल्यूट फ्रेज। नाउन प्लस पार्टिसिपल का मतलब है, जैसे गॉड विलिंग, ठीक है, विक्ट्री अचीव्ड, विक्ट्री आपका नाउन है, अचीव्ड आपका पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल तीनों में से कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। मिशन कंप्लीटेड, ये आपका मिशन नाउन हुआ, कंप्लीटेड आपका पार्टिसिपल हुआ। अगर इसके बाद इस तरह की सूरत है, नाउन प्लस पार्टिसिपल है या नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके बाद अगर एक पूरी क्लॉज लगी हुई है, जैसे ये सेंटेंस, तो ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रेज होती है। याद रखिए, एब्सोल्यूट फ्रेज जब भी करने लगे तो आप ये देख लीजिएगा कि एब्सोल्यूट फ्रेज को हटा के एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनता है। अगर वो सेंटेंस नहीं बनता तो फिर एब्सोल्यूट फ्रेज वाले ऑप्शन पे कभी भी ना जाना। ठीक है। हैंड्स इन हैंड, हैंड्स अबव हेड, ठीक है, इस तरह से ये आपका क्या बनेगा, नाउन प्लस prepositional फ्रेज हो गया, तो ये आपको एब्सोल्यूट फ्रेज होता है। एब्सोल्यूट फ्रेज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, आई हैव फाउंड द की टू सिक, की नाउन है, आई हैव फाउंड ये नाउन फ्रेज है आपकी, सिंपल बात जो है, ये एक नाउन है, इसके आगे prepositional फ्रेज लगी हुई है। किसका आंसर करता है ये, व्हाट का। तो नाउन फ्रेज हमेशा व्हाट का आंसर करती है। नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, जेरेंड, जेरेंड फ्रेज, ये सारे के सारे आपके व्हाट का आंसर करते हैं। नेक्स्ट वन, द रिपोर्ट दैट ही वाज किल्ड इज अनट्रू। अब ये आपकी जो दैट वाली क्लॉज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बताइए जरा, राइट योर आंसर। आप लोग लिखिए जरा, इसका क्या है, कौन सी क्लॉज है ये, क्या लिखा हुआ है। बीटा बीटा अल्फा बीटा डेल्टा भी हो गया, चार्ली वाले रह गए, कोई चार्ली कोई नहीं है। ओके, देखिए, दैट वाली क्लॉज का मैंने एक चीज बताई थी, आप दैट वाली क्लॉज जब भी आए, ये दैट आपका, ये दैट से शुरू होने वाली क्लॉज आपकी नाउन भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है। आप सिंपली ये करें कि इसको हु या विच से रिप्लेस करने की कोशिश करिए। हु या विच से रिप्लेस हो चाहे अगर ये दैट, तो ये एडजेक्टिव होगी, ना हो तो ये नाउन होगी। यहां करके देखिए जरा, क्या ये होता है या नहीं होता। द रिपोर्ट विच ही वॉज किल्ड, ये नहीं हो रहा रिप्लेस, तो इसका मतलब है ये आपकी नाउन क्लॉज है। कोई और अपनी साइंस लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं इससे ज्यादा आपको मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आप ये मान लीजिए, आप 100 जगहों के ऊपर ये लगाएंगे, ये बिल्कुल सही आएगा। ठीक है। जहां पे भी दैट हु या विच से रिप्लेस हुआ, वो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। जहां दैट हु या विच से रिप्लेस ना हुआ, वो आपकी नाउन क्लॉज है। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड। अब बताइए, ये दैट रिप्लेस होता है कि नहीं होता, ऑल विच ग्लिटर्स, बिल्कुल सेंस बनता है। तो ये आपकी कौन सी वाली क्लॉज होगी, ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी। अब बताइए जरा, ये क्या होगा,
राइट शेर आंसर इसमें अब तो आपको समझ आनी चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, आप सबको समझ आ गई है। ईजा को भी पता चल गया, ईमान गुल, वेरी गुड। अब ये देखो, ये विच से रिप्लेस नहीं होता, विच यू शुड चीट मी नहीं बनता, तो दैट मीन्स ये आपका क्या बन गया, नाउन क्लॉज बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वन जी। व्हेन आई शैल रिटर्न इज अनसर्टेन। अच्छा, ये कौन सी क्लॉज है, जल्दी बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो सबको पता है। वेरी गुड। अच्छा, व्हेन वेयर वाई वाली क्लॉज जरूरी नहीं है कि वो एडवर्ब हो, ये नहीं समझना। व्हेन वेयर वाई से किसी क्लॉज का शुरू होना इज समथिंग डिफरेंट, और व्हेन वेयर वाई का आंसर करना वो डिफरेंट है। व्हेन वेयर वाई वाली क्लॉज, शुरू होने वाली क्लॉज, नाउन भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है, एडवर्ब कोई भी हो सकती है। यहाँ पे आपकी क्लॉज ये क्या है, नाउन है। क्यों? ये किसका आंसर कर रही है, व्हाट का आंसर कर रही है। वैसे एक और चीज आपको बताऊं, वर्ब से पहले अगर सारे का सारा हिस्सा अंडरलाइन हुआ हुआ है ना, वर्ब से पहले, चाहे वो लिंकिंग है चाहे एक्शन वर्ब है, स्ट्रेट अवे नाउन है और कुछ हो ही नहीं सकता। लाइक वर्ब से पहले हमेशा हमेशा नाउन क्लॉज होती है पूरी की पूरी। अब ये देखिए किसका आंसर कर रहा है, व्हाट का आंसर कर रहा है। नाउन क्लॉज आंसर करती है व्हाट का या हु का। व्हाट इज अनसर्टेन, व्हेन इज अनसर्टेन नहीं है। इस पूरी क्लॉज की जगह आप व्हाट लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स ये व्हाट का आंसर कर रही है, तो ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट वन। वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम। आपने पढ़ा होगा कि आपके जो फेन वॉइस वाले जो होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, फेन वॉइस के अलावा कोर कंजंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। एक फेन वॉइस और एक दूसरा है तो वो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है। ये बात सही है। यहां से आपको ये समझना है, ये एल्स जो है ये और की जगह इस्तेमाल होता है, इसको भी आप क्या समझिए, फेन वॉइस ही समझिए। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वट एवर यू डू डू वेल। कौन सा सेंटेंस है ये अभी वाला बताइए शाबाश। कुछ थोड़ा सा आप भी बोलें। वेरी गुड वेरी गुड यार, माशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी। नहीं, सिंपल नहीं है जो सिंपल कह रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखिए, डू वेल इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वट एवर यू डू ये आपकी कौन सी है, डिपेंडेंट क्लॉज है। दो क्लॉजेज हो गई ना, तो जब भी किसी के अंदर दो क्लॉजेज आ जाए, लाइक जो आपकी क्लॉज शुरू होती है वेन एवर से, वट एवर से, वेन वेयर वाई से, या हु विच दैट से, इसका मतलब है इसके साथ कोई और क्लॉज जरूर होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट वन, ही दैट हैज मोस्ट टाइम हैज नन टू लूज, क्या बनेगा जी। राइट योर आंसर। देखिए, जरूरी नहीं होता कि एक क्लॉज आपकी यहां लिखी हुई हो और आगे एक यूं लिखी हुई के दरमियान में कोई कंजंक्शन हो, ऐसे नहीं होता। जब भी ये रिलेटिव क्लॉज दैट हैज मोस्ट टाइम, ये रिलेटिव क्लॉज है एक आपकी। ये हु हैज मोस्ट टाइम भी हो सकता है, ये आपके एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, तो जब आपकी ये क्लॉज बीच में आ जाती है, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है, तो आपकी ही हैज नन टू लूज ये इंडिपेंडेंट है, दैट हैज मोस्ट टाइम ये डिपेंडेंट है। तो जब भी डिपेंडेंट क्लॉज आ गई तो ऑब्वियसली क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया आपका। ठीक हो गया, नेक्स्ट वन। इफ आई हैव अ कार आई वुड ड्राइव टू वर्क एवरी डे। अब ये क्या है जी, क्या होगा यहाँ पे, एक हिस्से में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, दूसरे हिस्से में क्या होगा, ये सेकंड कंडीशनल है, सिंपल। इफ आई हैड, अब याद रखिए, ये वाला है फर्स्ट, अगर ये नहीं होता, ये यहाँ ना लिखा होता, तो आप इसको ये हेड आपका थर्ड कंडीशनल वाला नहीं है, अकेला हेड, इसके साथ कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, ये V2 है। इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव टू वर्क एवरी डे। नेक्स्ट वन, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी, क्या होगा, देखिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड कंडीशनल हो गया। अगली तरफ हम क्या लगा सकते हैं, हम हम लगा सकते हैं वुड हैव। वुड की जगह पे आप कुड हैव भी लगा सकते हैं, आप माइट हैव भी लगा सकते हैं, ये सारे लग सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। तो माइट हैव पास्ट होगा, यहाँ पे ये थर्ड कंडीशनल ही बनेगा, जरूरी नहीं वुड ही लगे, वुड हैव। नेक्स्ट वन,
शी विशेस शी डैश नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू विजिट पेरिस लास्ट ईयर। जी बताइए यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए, शाबाश। राइट योर आंसर, ये कौन बता सकता है? बीटा बीटा बीटा, ओके। देखिए आपको बहुत आसान चीज बता देता हूँ, बहुत आसान चीज बता देता हूँ, देखिए। जब भी आपका आएगा आई विश, या आपका आएगा वुड दैट, या आपका आएगा इफ ओनली, ठीक है, इफ भी आ सकता है खाली, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये आपका अनरियल होता है। आई विश वुड दैट इफ ओनली, इफ भी होता है। अच्छा, ये सारे आपके शो करते हैं किसको? अनरियल। हम आई विश या वुड दैट या इफ ओनली हमेशा अनरियल के साथ लगाते हैं। अब ये शी विश हो गया अनरियल, यहां हमें पता चल गया। अब टाइम नोट करें, टाइम कौन सा है? लास्ट ईयर, पास्ट। जब भी कोई अनरियल सेंटेंस हो तो आपने ये देखना है क्या वो अनरियल प्रेजेंट है या अनरियल पास्ट है। अनरियल पास्ट जब भी आएगा हम उसके साथ लगाएंगे हैड प्लस V3, और अनरियल प्रेजेंट जब भी आएगा हम उसके साथ क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे V2 या वर लगाएंगे, बस। तो अब ये शी विशेस लास्ट ईयर आ गया ना। अगर ये लास्ट ईयर ना होता तो हम डिड नॉट मिस लगाते, लास्ट ईयर आ गया तो हैड नॉट मिस लगेगा, ठीक है। अनरियल प्रेजेंट हो तो सेकंड फॉर्म या वर, अनरियल पास्ट हो तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन, आई वुड रादर यू। वुड रादर का इस्तेमाल आपको यकीनन पता होगा। वुड रादर या हैड बेटर के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, यानी वुड रादर या हैड बेटर। एक सेकंड दीजिए, वुड रादर के साथ और किसके साथ? हैड बेटर, इसके साथ हम लगाते हैं नॉर्मली बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन जब भी वुड रादर के बाद एक और सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट टू जैसे यहां पे लगा हुआ है, आई वुड रादर अगर यू ना होता, आई वुड रादर स्लीप नाउ, तो फिर हम यहाँ पे स्लीप लगाते, पेयर इन्फिनेटिव लगाते। लेकिन अब अगर आई वुड रादर यू आ गया, सब्जेक्ट टू आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आई वुड रादर यू डिड नॉट टेल मी अबाउट द सरप्राइज, हैड नॉट नहीं। यहाँ पे यानी वुड रादर के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, लेकिन वुड रादर प्लस सब्जेक्ट टू होगा तो फिर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। बस ये याद रखना है आप। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। फिनिश्ड, फिनिश नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इफ ओनली आई हैव। इफ ओनली का मैंने आपको बता दिया। बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग, बताइए जी यहाँ पे क्या आएगा? शाबाश, अब पता चलेगा कितना एक समझ आई आपको। बताइए शाबाश, राइट योर आंसर। सी 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 सी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने समझदार कब से हो, इतने लाइक कैसे हो गए आप लोग? देखिए सबसे पहली बात जो है, हमने देखा इफ ओनली, तो एकदम से हमें पता चल गया ये तो अनरियल हो गया। अब अगला सवाल हमारे जहन में ये आना चाहिए कि पास्ट है या प्रेजेंट है। बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग, वो वर्किंग शुरू करने से पहले, ये तो हम कहीं पास्ट में फिर रहे हैं, तो अनरियल पास्ट हो गया। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है हमें अनरियल पास्ट में, सही है। तो क्या बनेगा? हेड हेड। वेरी गुड, वेल डन वेल डन, जिन्होंने सही किया मुझे खुशी हो रही है। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड नाउ डैश अवेयर ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्या होगा? सिंपल है, ईच एवरी जब भी आ जाता है ये याद रखिएगा, इज ही लगाएंगे हम। अब नाउ लिखा हुआ है इसलिए इज है, अगर नाउ ना होता तो फिर तो वाज भी हो सकता था। तो एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड नाउ इज अवेयर ऑफ, सिंगुलर वर्ब लगाना है, ईच एवरी वाला आ सकता है, अक्सर आता है सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में। नेक्स्ट वन, व्हाई डिड यू डिसएग्री। डिसएग्री विद मी होता है, ठीक है, डिसएग्री विद। ओके जी, अब मैं जल्दी जल्दी की बताता हूँ और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। इट वुड सेव हिम फ्रॉम डाइंग, क्या होगा?
ऑफ होता है, डाइंग फ्रॉम होता है? देखो डाई के लिए होता है, ऑफ होता है इंटरनल कॉज। जब भी डाई ऑफ इंटरनल कॉज हो, किसी बीमारी की वजह से या इंटरनल बॉडी के अंदर कोई रीजन है जिसकी वजह से डेथ होती है, तो डाई ऑफ होता है। डाई फ्रॉम होता है लाइक एक्सटर्नल कॉज के लिए, एक्सीडेंट या अर्थक्वेक, बाहर की कोई कॉज हो मरने की, तो डाई फ्रॉम होता है। या उसके लिए डाई इन एक्सीडेंट भी लगा सकते हैं, डाई इन ये भी हो सकता है। बट एक्सटर्नल कॉज के लिए फ्रॉम, इंटरनल कॉज डिजीजेस वगैरह के लिए ऑफ लगता है। तो थर्स्ट भी एक्सटर्नल नहीं है, ये डाई ऑफ थर्स्ट होगा, ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट वन, आई कुड बेयरली डैश द ट्रैफिक, क्या होगा इसके अंदर? ये फ्रेजल वर्ब है। ट्रैफिक साइन का डिफरेंट समझना, मेक ऑफ होगा, मेक आउट होगा, मेक आउट होता है मेरे ख्याल में, समझना। तो ये फ्रेजल वर्ब, इसको चेक कर लीजिएगा, मेरा आई थिंक, लेट मी चेक, मेक आउट द ट्रैफिक साइन या इसका, क्योंकि नहीं, यानी डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है। तो एक को फ्रेजल वर्ब है, मुझे जरा, आई एम फॉरगेटिंग, मेरे जहन में भी नहीं आ रहा कि ये क्या है, इसको देख लीजिएगा कौन सा है भाई, अभी मैं आगे देखूंगा, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट वन, मेक आउट है, आई, जर्नलिस्ट मस्ट बी, मेक आउट का एक और भी मतलब होता है, लेकिन उस पर नहीं जाते। जर्नलिस्ट मस्ट बी वेल एक्वेंटेड डैश द एथिक्स ऑफ, एक्वेंटेड क्या होना चाहिए यहाँ पे? ही वॉज वेल एक्वेंटेड विद होगा या टू होगा? शाबाश बताइए, राइट योर आंसर। एक सेकंड में चेक करूं आप लोगों ने लिखा हुआ क्या है। वेरी गुड, एक्वेंटेड विद है। जर्नलिस्ट मस्ट बी वेल एक्वेंटेड विद होना चाहिए, ठीक है, तो एक्वेंटेड विद होगा। नेक्स्ट वन, आई सजेस्ट दैट एवरी वन, आई सजेस्ट दैट, आई प्रपोज दैट, आई recommend that, I advise that, या it is imperative that, it is important, it is crucial that, ये आपका होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव। जब भी प्रेजेंट सब्जंक्टिव हो, तो आप चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन शुड प्लस करने से सही बनता है वो वाला चूज करें। प्लस शुड करके देखें कौन सा सही बनता है। तो यहां पे जब आप ये करेंगे, एवरी वन शुड इज, ये वाला सही बनेगा, शुड बी प्रेजेंट। तो चार्ली ऑप्शन है, यानी प्रेजेंट सब्जेक्टिव के अंदर आप शुड प्लस करके जो ऑप्शन आपका सही बनता है वो आंसर होता है। नेक्स्ट वन, थोड़ा सा रह गया है, 80 पे आ गए जी हम। Owing to his bad luck, he met an accident on the eve of, अच्छा ये owing to his bad luck, अब ये वाला आपका इस दफा एग्जाम में आया हुआ था, मैंने वहां से लिखा है। ये एक फ्रेज है, ये एक क्लॉज नहीं है। यार इस बंदे का मैं क्या करूं, एक सेकंड जरा, रिपोर्ट, अच्छा, गोइंग टू इज बैड लक, ये आपकी एक फ्रेज है। और इसके बाद इसको आप इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना समझिएगा, आगे जो लगा हुआ है, ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जामिनेशन डे, ये भी फ्रेज है, ये एक असल क्लॉज है। ही मेड एन एक्सीडेंट, ये एक सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं उतनी क्लॉजेज होती हैं, तो एक सब्जेक्ट है, एक क्लॉज है, बाकी फ्रेजेस है, तो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द लेडी गॉट हर चिल्ड्रन, जब भी गेट या हैव के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गेट या हैव के बाद जब भी नॉन डूअर आए, तो इसके साथ हम V3 लगाते हैं। ये गेट है, कॉजेटिव है, गेट या हैव। इसके बाद चिल्ड्रन, ये वैक्सीनेट करने वाला एक्शन जो है, इसका नॉन डूअर का मतलब ये वैक्सीनेशन क्या है, बच्चों ने करनी है? नहीं, वैक्सीनेशन किसी नर्स ने करनी, किसी डॉक्टर ने करनी है। तो चिल्ड्रन आर नॉन डूअर ऑफ दिस एक्शन, वैक्सीनेट। तो इसलिए जब ये नॉन डूअर है, तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, गुलबाज मुझे क्यों फोन कर रहा है भाई। ओके, इसको देखते हैं, द बॉय इन द बैंड, बताइए इसमें क्या है, शाबाश बताइएगा। द बॉय इन द बैंड वर सेट इन द न्यूयॉर्क, देखिए
अब द बॉयज, ये बॉयज का बी कैपिटल है, इसका बी कैपिटल है, इसका मतलब है ये वाला किसी मूवी या किसी प्ले का नाम है, वर नहीं होगा, वॉज होगा। ठीक हो गया। एवरी चाइल्ड एंड एडल्ट हु परचेजेस अ टिकट आर एलिजिबल, यहाँ पे क्या मसला है? एवरी चाइल्ड एंड एडल्ट हु परचेजेस आ टिकट। अब ये यहाँ ये वाला तो सही है, आर नहीं होगा ना यहाँ पे, जब एवरी लगाया हुआ है आपने तो इज एलिजिबल होगा यहाँ पे। ठीक हो गया। द न्यूज वर ब्रॉडकास्ट, वर नहीं आएगा, न्यूज अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। देयर आर मेनी अ ट्रू वर्ड स्पोकन इन जैज, मैनी आ जो होता है, मैनी आ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, तो मैनी आ के बाद ये ट्रू वर्ड तो ठीक है, ये सिंगुलर हो गया। बहुत सारी जो सही असल बातें होती है ना, सच्चाई की बातें, वो मजाक में बंदा कहता है, जो सीरियसली कह नहीं सकता। ठीक है, तो जब भी देयर के साथ हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो रिवर्स में एग्रीमेंट होता है। मैनी आर ट्रू वर्ड आर स्पोकन होगा या इज स्पोकन, इज होगा। ठीक है, तो यहां पे इज लगेगा। नेक्स्ट वन सी, आई सॉ थ्री स्वाइन्स रनिंग डिसअपेयरिंग इन द जंगल। स्वाइन्स नहीं होता, स्वाइन का प्लूरल भी स्वाइन होता है, जैसे फिश होता है, इसी तरह से एयरक्राफ्ट होता है। इन वर्ड्स को आपने याद रखना है कि इनको आपने प्लूरल एस लगा के नहीं बनाना। ठीक हो गया। शीप होता है, तो यहाँ पे स्वाइन होगा। देयर वॉज अ यंग बॉय एंड थ्री गर्ल्स वेटिंग फॉर द लास्ट ट्रेन एट द, जब भी देयर से सेंटेंस शुरू होता है तो आपका एग्रीमेंट रिवर्स में होता है। अ यंग बॉय एंड थ्री गर्ल्स, वॉज नहीं होगा, वर होगा। द बिल्डअप ऑफ गैसेस इन द एयर, देखिए बिल्डअप, अब ये आपका असल सब्जेक्ट है। प्रेपोजिशनल फ्रेज को हम ये इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे, तो द बिल्डअप कंट्रीब्यूट नहीं होगा, कंट्रीब्यूट्स होगा। ठीक है, ये मसला है इसके अंदर। तो जब भी एक सब्जेक्ट के आगे एक लंबी सी फ्रेज लगी होती है तो अक्सर हम उसके वर्ब को, उसको हम अग्रीमेंट सही नहीं करते हैं, तो इसको आप रिमूव कर दिया करें सिंपली। ठीक है। ईच ऑफ द वर्कर्स हु वर्क्स इन अ फैक्ट्री इज रिसीविंग अ बोनस दिस ईद, सही है या गलत है जी? बताइए जरा, कौन बताएगा? आखिरी वाला ये सेंटेंस आप बता दीजिए। बीटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वर्कर्स, देखिए ईच वर्कर्स है, हु वर्क होगा। अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वर्क होगा ज्यादा वर्कर्स, ईच ऑफ द वर्कर्स हु वर्क इन दिस फैक्ट्री, ये इज सही है। देखिए इसका यूं करना है आप लोगों ने, अगर किसी को समझ नहीं है मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, एक चीज बस एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद। देखिए असल में होता क्या है, ये है आपकी रिलेटिव क्लॉज, हु वर्क्स इन दिस फैक्ट्री, यहां तक। रिलेटिव क्लॉज के अंदर एक वर्ब आए, जैसे ये आ रहा है, दो आए, चार आए, वो सारे के सारे एग्री करेंगे इस एंटीसीडेंट के साथ। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज के अंदर जितने भी वर्ब्स आएंगे वो इस एंटीसीडेंट के साथ एग्री करेंगे, इसके बाहर जो भी आएंगे वो इस सब्जेक्ट के साथ एग्री करेंगे। ठीक हो गया। तो यहां पे वर्कर्स हु वर्क होगा, लेकिन ईच इज रिसीविंग अ बोनस। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। कोई रह तो नहीं गया एक और? अच्छा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, द थिंग दैट annoys me most are as false promises, यहां पे आपने रिवर्स में एग्रीमेंट नहीं करना। जो चीज मुझे बहुत परेशान करती है वो उसके झूठे वादे हैं। बेशक ये प्रोमिस आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्रोमिस नहीं है। रिवर्स एग्रीमेंट सिर्फ उस वक्त होता है जब यहाँ पे आप हेयर से शुरू कर रहे हो या आप देयर से शुरू कर रहे हो सेंटेंस, या प्रपोजिशनल फ्रेज से शुरू कर रहे हो। अभी यहाँ पे द थिंग असल में सब्जेक्ट है, तो द थिंग इज, यहाँ पे इज आएगा। दैट एनॉयज मी मोस्ट, ये भी बेसिकली इसको छोड़ दें, ये तो रिलेटिव क्लॉज है, तो द थिंग इज, तो आर नहीं होगा। नथिंग बट बर्ड्स एंड अ फ्यू इंसेक्ट्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट, नो एरर। इसमें क्या मसला है जी? ये वाला जो है नथिंग बट बर्ड्स एंड, इसमें क्या है? इसका डेल्टा है भाई, किसी ने सही किया है, इसमें कोई एरर नहीं है। नथिंग बट के बाद आगे कुछ भी आप लगा दें, बर्ड्स एंड फ्यू इंसेक्ट्स, चाहे कुछ भी लिख दें यहाँ पे,
नथिंग बट के साथ आपका हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, ये बात याद रखिए। ये इग्नोर हो जाता है। नथिंग वॉज सीन इन द फॉरेस्ट बट बर्ड्स एंड अ फ्यू इंसेक्ट से यूं बनेगा, ठीक है। तो नथिंग बट, या नो वेयर बट, नो बॉडी बट, नो वन बट, इस सब के बाद आपने क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है, ये बात याद रखिए, ठीक है। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु डज नथिंग, ये मैंने पहले भी दिया था किसी जगह पे, किसी उसमें, किसी टेस्ट में। ही इज नॉट वन ऑफ दोज, अब दोज के बाद हु डज नथिंग, ये तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, हु डज नथिंग कैसे होगा, हु डू नथिंग होगा, ठीक है। देयर वॉज अ यंग बॉय एंड थ्री गर्ल्स वेटिंग फॉर द लास्ट ट्रेन, ये तो ऊपर हो चुका है मेरे ख्याल में। आज यंग बॉय एंड थ्री गर्ल्स, वॉज नहीं होगा, वर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा रह गया भाई। वेल इंटरेस्टिंगली द रिजल्ट वर डिफरेंट। अभी वेल और इंटरेस्टिंगली जब भी इस तरह से आप स्टार्ट के अंदर आपके कोई एडवर्ब्स आते हैं, एक है दो है, आपको दोनों को अलग करना है। ये पहले वाला सही है, इसमें आपका आई कैपिटल नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ वेल के बाद भी पॉज आता है, कॉमा लगेगा, इंटरेस्टिंगली के बाद भी कॉमा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन जी, ही इज एन इंडियन, शी अ पाकिस्तानी। देखिए यहाँ दो क्लॉजेस हैं, एक ही इज एन इंडियन, शी इज अ पाकिस्तानी। अच्छा इसके अंदर यहाँ पहली बात तो यह दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हम कॉमा नहीं लगा सकते, एटलीस्ट हमें सेमी कॉलन लगाना है। तो ये सेमी कॉलन में दो को देखिए कौन सा, कॉलन भी नहीं लगता, कॉलन तब लगता है जब ये वाली क्लॉज इसको एक्सप्लेन कर रही हो, तो कॉलन तो नहीं लगेगा, सेमी कॉलन लगेगा। अब सेमी कॉलन में यहाँ पे क्या कॉमा आएगा या नहीं आएगा, कॉमा लगता है जब भी हम कोई चीज ओमिट करते हैं, आप एक वर्ड ओमिट करते हैं, एक लेटर ओमिट करते हैं, तो हम कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा लेटर हमने ओमिट किया है, या वर्ड ओमिट किया है, वो क्या है, शी इज अ पाकिस्तानी, तो इसलिए यहाँ पे कॉमा भी आएगा, ये भी आएगा यहाँ पे। दो क्लॉजेस को ज्वाइन किया आपने, और सेमीकोलन के साथ, और जहां से ओमिशन की वजह से आपने कॉमा लगाया, तो बीटा सही होगा। आई होप ये किसी ने सही किया होगा। ओके जी, आगे देखते हैं हम। 87, देर इज वन रूल हियर। अब ये वाला जो है आपका कौन सा सही होगा, राइट योर आंसर। अब मैं इसमें देखूं मैं किसको समझ आइए, ये किसने सही लिखा हुआ है, किसी ने अल्फा लिखा और किसी ने बीटा। देखिए दो पॉइंट्स है इसके अंदर। पहली बात तो ये है कि जब भी इधर हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, इधर अगर ये सेकंड वाली क्लॉज, इधर क्लॉज या फ्रेज या एक वर्ड पिछले वाले को एक्सप्लेन कर रहा हो, तो हम कॉलन लगाएंगे बीच में, तो आएगा तो कॉलन, सेमी कॉलन या कॉमा नहीं आएंगे, क्योंकि ये वन रूल को एक्सप्लेन किया गया है। रूल क्या है, डू व्हाट आई से, तो ये रूल की एक्सप्लेनेशन है। अब अगली बात ये है, जब भी कॉलन के बाद कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे तो कैपिटलाइज करेंगे, अगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो ये वाला गलत है, अल्फा वाला सही है। आगे चलते हैं। ही इज नॉट हियर देयर फॉर हिज ब्रदर विल, यहां इनकरेक्ट सेंटेंस को करना है। ये आपके हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स में आप अगर ये सेंटेंस के दरमियान में आएगा तो इधर सेमी कॉलन, यहाँ कॉमा, ये भी सही है। अगर ये वाला देयर फोर या हाउ एवर या वेन एवर एटसेट्रा ये शुरू में आए, तो ये फुल स्टॉप के बाद आए, तो यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगता, ठीक है। अगर ये दरमियान में आते, तीन तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर इसके दोनों तरफ कॉमा लगता है। ये वाला, ये आपका आंसर है, यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगना चाहिए, ये गलत है, ठीक है जी। तो ये तीन इस्तेमाल, तीन तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में, ये आपको पता होना चाहिए। अगर दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, उस सूरत में पहले सेमीकोलन बाद में कॉमा। अगर सेंटेंस के शुरू में आए तो इसके बाद में कॉमा, दरमियान में आए तो दोनों तरफ कॉमा। एक ही क्लॉज के बीच में कभी सेमीकोलन और कॉमा यूं नहीं लगाते हैं, कभी भी नहीं लगता है किसी जगह पे भी, ठीक है। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चिप्स नीडेड थ्री थिंग्स, रिस्पेक्ट, ओबीडियंस एंड लव। कौन सा सही है जी, चिप्स नीडेड रिस्पेक्ट। सबसे पहली बात सही है, ये वाला सही होता अगर हम यहाँ पे आर स्मॉल करते, ये गलत है। चिप्स नीडेड, कॉलन हमेशा कंप्लीट सेंटेंस के एंड पे लगाना है। चिप्स नीडेड, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, इधर कॉलन तो लग ही नहीं सकता। किसी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई आपका कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगता है, तो ये गलत है। चिप्स नीडेड, यहाँ कोई सेंस नहीं बनता, ये वाला सही है। चिप्स नीडेड रिस्पेक्ट, ओबीडियंस एंड लव, हम यू लिखते हैं, ठीक है।
या ये तरीका है, चिप्स नीडेड थ्री थिंग्स कॉलन, रिस्पेक्ट, ओबीडियंस एंड लव आर स्मॉल करें, या फिर ये तरीका है लिखने का। नेक्स्ट वन, शर्माज एंड हसन्स रिजल्ट कार्ड वर्क, ये है आपकी जो आपकी जॉइंट पोजेशन नहीं, इंडिविजुअल पोजेशन है। सरमत का अलग रिजल्ट कार्ड है, हसन का अलग है, उनके घरों को भेज दिए गए, तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा, ये सही है। सरमद एंड हसन बस वॉज लेट, ये भी सही है, दोनों की एक बस होगी तो वो लेट है। द गर्ल्स बैग्स वर स्टोलन बाय द बॉयज चीफ, ये भी सही है, गर्ल्स के ज्यादा गर्ल्स है तो उनका बैग बॉयज का चीफ, ये भी सही है। ये गलत है, क्यों? द गर्ल्स बैग हो सकता है, बॉयज एक लड़के का चीफ तो नहीं हो सकता ना, वो लड़कों का चीफ है, तो बॉयज चीफ यू नहीं हो सकता। एक लड़के का चीफ, एक लड़के का हेड तो नहीं हो सकता ना, तो ये इसलिए गलत है, ठीक है। तो ये आपका, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वन, आई इंजॉय डैश क्रिकेट म्यूजिक इन माई फ्री टाइम, इंजॉय के साथ आपने जेरन लगाना है, इन्फिनेटिव नहीं लगाना। आई इंजॉय लिसनिंग होता है, ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, दे अवॉइड, अवॉइड के बाद भी आपने जेरन लगाना है, याद रख लें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे जेरन और इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ा सा आगे बता भी देता हूँ। नेक्स्ट वन, फाइव एयरक्राफ्ट, क्या मसला है इसके अंदर, इनकरेक्ट ढूंढना है। ए यही वाला इनकरेक्ट है, एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट नहीं होता। 3 years इज, ये बिल्कुल सही है। टाइम, डिस्टेंस, मनी, वेट के एक्सप्रेशन को हम सिंगुलर ही लेते हैं। समन्स वॉज, समन्स सिंगुलर होता है, इनिंग्स सिंगुलर होता है, समन्सिस प्लूरल होता है। ऑनर एंड ग्लोरी दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, तो इज ही लगेगा। नेक्स्ट वन, आई एम स्ट्रोंगली अपोज्ड, कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो टू पे एंड होते हैं और उनके बाद हम क्या करते हैं, डेफिनेटली हर एक preposition के बाद जेरेंड ही आता है, ये बात याद रखिए, सिर्फ टू के बाद नहीं, हर preposition के बाद जेरेंड आता है, preposition के बाद और कुछ आ ही नहीं सकता। तो अपोज्ड टू कटिंग होगा, ये कुछ याद रखिए, लुक फॉरवर्ड टू होता है, अपोज्ड टू होता है, विद अ व्यू टू होता है, ऑब्जेक्ट टू होता है, इन सब के साथ आपने क्या लगाना है, जेरेंड लगाना है, ठीक है। आई एम स्ट्रांगली अपोज्ड टू कटिंग होगा, टू कट द फॉरेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन, ही इज अ फूल, ही हैज डैश विजडम, वो एक फूल है, इसका मतलब है ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है, फुल स्टॉप के बाद आगे भी नेगेटिव आएगा। जब भी कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव हो तो हम लिटिल लगाते हैं, आ लिटिल नहीं लगाते। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा सकता। नेक्स्ट वन, लिटिल मनी इज बेटर देन नो मनी, नहीं, कुछ ना कुछ पैसे ना होने से बेहतर है, तो ये लिटिल नहीं होगा, यहाँ पे आ लिटिल होना चाहिए। द लिटिल आई हैव इज ऑल यूर्स, ये सही है, क्यों? आई हैव, जब भी लिटिल के बाद आगे ये आया हुआ था इस सब अभी नम्स में, या इन्होंने दिया होता, नम्स में आया हुआ था, आई हैव। अब आई हैव एक, जैसे आप कहते हैं ना, मैं कहता हूं द लिटिल मनी आई हैव, या दैट आई हैव, जब भी एक नाउन के बाद इस तरह से रिलेटिव क्वालिफाइंग क्लॉज आ जाए, रिलेटिव क्लॉज आ जाए, इससे पहले हमेशा द लिटिल लगाना है आपने। द लिटिल मिल्क इन द फ्रिज, द लिटिल मनी दैट आई हैव, द लिटिल मनी इन माई वॉलेट, जब भी एक नाउन के बाद आगे कोई क्वालिफाइंग फ्रेज या क्लॉज आ जाए, उससे पहले द लिटिल या द फ्यू लगाइए। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, बिल्कुल सही है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, टाइड्स इजी होगा, राइज एंड फॉल भी एक कॉन्सेप्ट है, राइज एंड फॉल है। टाइम एंड टाइड है, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग है, राइस एंड करी है, इसके अलावा फिश एंड चिप्स है, ये सारे इसलिए हैं, इन्हीं में से देगा वो। ये आपको एक दफा रिवीजन होनी चाहिए, लास्ट एमसीक्यू, बल्कि यही लास्ट था। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओह माय गुडनेस, हमने लाइक वी टुक ऑलमोस्ट 70 मिनट्स, 70 to 80 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट तो और भी लग गए थे किसी उसमें, तो हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, मैं आपको 1 मिनट के लिए आपको मैं वो कर देता हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने